going to start the new chapter, that is origin and evolution of the earth. बच्चों ये हम लोग अपना चैप्टर ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ यानी कि हम हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे अपने अर्थ की। ठीक है, हमारा अर्थ जो आज प्रेजेंट सिचुएशन में है वो किस तरीके से बना होगा। ठीक है, अब जब अर्थ बना हम सभी तो थे नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ एज्यूम करेंगे, हम ये मानेंगे कि इस तरीके से हुआ होगा। ठीक है, ये थ्योरीज हम अलग अलग रूप में अलग अलग तरीके से एनालिसिस करेंगे इस चैप्टर में, हाउ आवर अर्थ हैज बीन इवॉल्व। ठीक है, हमारा अर्थ कैसे बना। ठीक है, तो इसको समझने के लिए वी ऑल हैव टू नो द फ्लो चार्ट ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। इसके रूप में हमें दो थ्योरीज दी गई है। फर्स्ट वन इज द अर्ली थ्योरीज एंड सेकेंड वन इज द मॉडर्न थ्योरीज। ठीक है, हम दो थ्योरीज को फोकस करेंगे और जानेंगे कि हमारे अर्थ का इवॉल्यूशन किस तरीके से हुआ। ठीक है, अर्ली थ्योरीज आर बेस्ड ऑन टू टाइप्स, दैट इज द नेबुलर हाइपोथेसिस एंड बाइनरी हाइपोथेसिस। ठीक है, बाइनरी हाइपोथेसिस ये दो तरीके की हाइपोथेसिस हमारे सामने है विच आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, वो हमें बताती हैं कि किस तरीके की थ्योरी ये रही होंगी रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। ठीक है, लाइक नेबुला हाइपोथेसिस में इमैनुअल कांट वाज द फर्स्ट पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड, उन्होंने ही हमें थ्योरी दी कि हमारा अर्थ किस तरीके के रहा होगा। तो बच्चों इन सभी को समझने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि सभी थ्योरीज ये कहती हैं कि एक यूथ स्टार रहा था। यूथ स्टार के आसपास ये इस तरीके से गैसेस सराउंडेड थी। ये गैसेस जो सराउंडेड थी, ये गैसेस सराउंडिंग ये हम क्या देखते हैं, इन गैसेस को हमने कहा दीज वर द गैसेस ऑफ हीलियम और हाइड्रोजन, जो कि बाद में जोड़ा गया। ठीक है, तो ज़्यादातर थ्योरीज को समझने के लिए ये हमारा यूथ स्टार था। ठीक है, और इसके आसपास जो सराउंडिंग थी दैट वाज द पार्ट ऑफ द गैसेस। ठीक है, ये जो है ये क्या है, ये गैसेस थी। ठीक है, जब ये गैसेस ठंडी हुई, कंडेंस्ड हुई, ठीक है, ठंडी होने पर ये क्या बनी, डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लैनेट्स। ठीक है, ऐसे फॉर्मेशन में प्लैनेट, स्टार्स ये बने होंगे, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, सो कम टू द टॉपिक, that is the Immanuel Kant was the first person who introduced such theory कि एक यूथ स्टार के सर्कुलेटेड में इस तरीके से ये गैसियस फॉर्मेशन शुरू हुई होगी, गैसियस फॉर्मेशन बाद में कंडेंस्ड हुई होगी और कंडेंस्ड होकर फाइनली दे अपीयर इन द प्लैनेट फॉर्म और द स्टार फॉर्म। ठीक है, सेकेंड, इमैनुअल कांट की थ्योरी को आगे लैपलेस ने भी इंट्रोड्यूस किया और आगे उसको बढ़ाया। ही ऑल्सो एग्रीड विद इमैनुअल कांट। ठीक है, लेटरली इन द ईयर 1919 कैमलियन एंड मॉल्टन, टू पर्सन्स, इन्होंने वंडरिंग स्टार थ्योरी दी। वंडरिंग स्टार में इन्होंने बताया बच्चों कि ये जो यूथ स्टार है, ये यूथ स्टार के इर्द गिर्द ये जो गैसेस थी ये नहीं थी, यानी कि यूथ स्टार के आसपास एक छोटा सा और वंडरिंग स्टार या एक बॉडी आई। उस बॉडी के ग्रेविटेशनल पुल के कारण जो हमारा यूथ स्टार था, इसके सरफेस से कुछ पार्ट्स निकले और वो पार्ट्स जो है सिगार शेप में, यानी कि ये जो इसके सरफेस था, इसके पार्ट्स सरफेस में निकले और ये सरफेस में ये बॉडी जो ये स्टार था ये तो मूव ऑन हो गया, लेकिन यहाँ से ये जो मटेरियल्स निकले यूथ स्टार से, ये यूथ स्टार से रोटेट होकर इसके इर्द गिर्द घूमने लगे और दिस इज हाउ द फॉर्मेशन ऑफ दी गैसियस फॉर्म्स, जिसे हम नेबुला कह रहे हैं। ठीक है, इनको हम क्लाउड्स कह सकते हैं, नेबुला मीन्स दैट द क्लाउड्स। ठीक है, तो इस तरीके की फॉर्मेशन में शुरू हुई होगी। दैट थिंग हैड बीन क्लेम्ड बाय इन 1919 कैमलियन मॉल्टन, जिनको वैंडरिंग स्टार थ्योरी आगे यही नेबुला थ्योरी को उन्होंने आगे प्रोसीड करके वैंडरिंग स्टार लोकेट करके उन्होंने कहा कि वो बाद में इस तरीके से क्रिएट हुई होंगी। इन्हीं की इस थ्योरी को जेम्स जीन्स और हॉरार भी सपोर्ट करते हैं। दे ऑल्सो एग्री विद द वंडरिंग स्टार थ्योरी ऑफ कैमलियन एंड मॉल्टन। लेटरली ऑटो सेमिट एंड कार्ल वेस्पर, ऑटो सेमिट जो रशिया के थे और कार्ल वेस्पर जो कि जर्मनी के थे, दे ऑल्सो फोकस्ड
ओवर दिस नेबुलर थ्योरी, उन्होंने कहा कि ये चीज़ ऐसे ही होगी जिस हिसाब से हम अभी बता रहे हैं, यू स्टार है, फिर ये गैसियस फॉर्म है। बस अभी तक जो मेंशन नहीं किया गया था वो क्या था कि इन गैसेस में कौन सी गैस है, ये मेंशन नहीं था। तो इट हैड बीन मेंशन बाय दीस एशमन्स एंड कार्ल। इन्होंने कहा कि ये गैसेस जो थे क्लाउड्स, ये थे हाइड्रोजन और हीलियम से बने हुए, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम गैस इसके सराउंड में थी यूथ स्टार के। और दिस इज हाउ आफ्टर कंडेंस्ड, वो कंडेंस्ड हो गए तो वो हमारे क्लाउड्स में, हमारे प्लैनेट्स या हमारे सेलेस्टियल बॉडीज में कन्वर्ट हुए। सो वी डोंट फॉरगेट द टॉपिक, हम अर्थ के इवोल्यूशन को जानना चाह रहे हैं। ये हमने अर्ली थ्योरीज पढ़ी, अर्ली हाइपोथेसिस पढ़ी, हम कहते हैं ये। तो सब लोगों ने कहा यार ये तो सिर्फ हम एक टुकड़े टुकड़े करके पढ़ रहे हैं। अगर ये सारे जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जहाँ एग्जिस्ट करती हैं हम उसी को जाने तो, यानी कि अगर हम सीधा अपनी यूनिवर्स, ठीक है, हम यूनिवर्स के इतिहास पर आएंगे ये कितना पुराना है, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारे अर्थ या हमारे सोलर सिस्टम की एज क्या होगी। ठीक है, तो अंदाज़ा लगाया गया और इस थ्योरी, इस पैटर्न की थ्योरी को हम मॉडर्न थ्योरी कहते हैं, यानी कि इंस्टेड टू स्टडी ओवर द स्पेसिफिक प्लैनेट्स और द स्टार हम होल को पढ़ रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द होल यूनिवर्स। यूनिवर्स थ्योरी जो है वो बिग बैंग थ्योरी और एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस के नाम से भी जानी जाती है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय एडविन हबल। इसका ऑलमोस्ट स्पेस, हम कहते हैं इसका कितना पुराना है ये, दैट इज 13.7 मिलियन ईयर्स अगो। बहुत सा, मतलब उम्मीद से भी ज़्यादा पुराना, 13.7 बिलियन ईयर्स अगो पुरानी है हमारी यूनिवर्स की हिस्ट्री। तो हम यूनिवर्स को जब इंफॉर्मेशन लगा रहे हैं तो इसमें हम ये कहते हैं कि स्टार्टिंग में इट वॉज ए सिंगुलर एटम एट वन प्लेस, यानी कि वो सभी छोटे छोटे एलिमेंट, जैसे हम इसके सराउंडिंग्स में बता रहे हैं, पूरे के पूरे गैलेक्सीज, पूरे के पूरे छोटे एलिमेंट सभी यूनिवर्स में एक जगह थे। धीरे धीरे करके टेम्परेचर बढ़ा तो इन्होंने एक्सपेंड करना शुरू करा। जैसे जैसे इनको ये टेम्परेचर इंक्रीज हुआ वैसे वैसे फैलाव होता गया एंड दिस इज हाउ वी कैन टू नो द एक्सपेंडिंग थ्योरी और द बिग बैंग थ्योरी सेम चीज़ है। ठीक है, सो ये थ्योरीज के बारे में हम लोगों ने जाना रिलेटेड टू द यूनिवर्स थ्योरी। हॉल्स ने कहा कि नहीं, मैं नहीं मानता, दिस पर्सन वॉज नॉट फेवरिंग द बिग बैंग थ्योरी। इन्होंने इनको मना कर दिया कि मैं ये नहीं मानता कि यूनिवर्स का कोई एंड नहीं है। मेरे हिसाब से तो यूनिवर्स फिक्स्ड है, स्टडी स्टेट है, उसी सिचुएशन में जिसमें पहले था आज है। नो एक्सपैंडिंग कैन बी सीन इन द यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू हॉल्स। लेकिन हम सभी जानते हैं कि सभी ज़्यादातर इस बिग बैंग थ्योरी में विश्वास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिग बैंग थ्योरी को समझाने के लिए ये भी बताया गया, जैसे हम एक बलून लें, बलून में एयर भरें, तो अब जब बैलून छोटा था, यानी कि जब उसमें आपने एयर फिल नहीं करी थी, यू कैन पुट सम डॉट्स ओवर देयर, तो वो जो डॉट है वो बहुत पास है, लेकिन जैसे आप हवा भरेंगे डॉट दूर हो जाएंगे, जो शो करते हैं कि जैसे जैसे इसमें टेम्परेचर एयर बढ़ते गए यूनिवर्स में, वो सारी चीज़ें जो एटम, सिंगुलर एटम जो सब एक जगह पर थे, वो धीरे धीरे एक्सपेंड होने शुरू हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ों को तो हम मानते हैं कि चलो हमारी गैलेक्सीज थी, गैलेक्सीज एक्सपेंड हुई होंगी, लेकिन क्या गैलेक्सीज में जो हमारे ये जो प्लैनेट, सोलर सिस्टम, ये सब है, क्या ये भी एक्सपेंड हुए होंगे? क्या हमारे प्लैनेट्स का साइज बड़ा होगा? तो यहाँ पर हम सभी बिग बैंग थ्योरी की जो सिस्टम है, थीसिस है, उसके हाफ ऑफ द पार्ट को हम एग्री करते हैं, लेकिन फुल पार्ट को हम नहीं मानते, यानी कि प्लैनेट जो उस जगह पे थे वो उतनी ही स्पेस में है, दे विल नॉट इंक्रीज इन साइज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंशन। So this is all about the universe. Now the star formation. स्टार फॉर्म किस तरीके से हुए बच्चों? जैसे हमने प्लैनेट का फॉर्मेशन पढ़ा, वैसे ही स्टार की फॉर्मेशन है। अभी हमने बात करी कि मैनी ऑफ द गैलेक्सीज आर सरफेस और प्लेस्ड इन द यूनिवर्स। बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, बहुत सारी, ठीक है, आपके यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं। वन ऑफ द गैलेक्सी ऑफ आर्स, ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी जिसे हम कहते हैं, वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो स्टार फॉर्मेशन में ग्रेविटेशनल फोर्सेस गैलेक्सीज को कंटेन करके रखते हैं। लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स कैन बी सीन
एक गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे स्टार्स होते हैं। ग्रोइंग नेबुला फॉर्म क्लम्स ऑफ गैसेस। जैसे जैसे नेबुला साइज बढ़ा वैसे वैसे वो जो गैसेस पार्ट थे वो क्लम्स में शामिल होते गए, जॉइंट होते चले गए। ठीक है, ऐसा कहते हैं स्टार फॉर्मेशन ऑलमोस्ट 5 to 6 बिलियन ईयर्स एगो है, जहां हम यूनिवर्स की फॉर्मेशन 13.7 बिलियन ईयर्स एगो बता रहे हैं, वहीं पर इसकी फॉर्मेशन 5.6 बिलियन ईयर्स 5 to 6 बिलियन, ठीक है, 5 to 6 बिलियन ईयर्स एगो की रही होगी। ठीक है, सो दिस इज होल अबाउट द स्टार्स एंड अर्थ इवोल्यूशन। हमने दो थ्योरीज पर फोकस किया, ओरिजिन ऑफ मॉडर्न थ्योरीज एंड दी ओल्डर थ्योरीज। ओल्डर थ्योरीज में हमने पढ़ा कि किस तरीके से नेबुला फॉर्मेशन के बेसिस पर हमने अंदाज़ा लगाया कि प्लैनेट्स इस तरीके से बने होंगे, उनमें से हमारा एक अर्थ भी रहा होगा। ठीक है, दूसरा है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। वो कहते हैं कि एक सेपरेट को पढ़ने की जगह हम होल यूनिवर्स को पढ़ते हैं। यूनिवर्स कब बना, यूनिवर्स में गैलेक्सीज कैसे सेट हुई, ठीक है, इन सबको पढ़ते हैं तो हम अल्टीमेटली जान जाएंगे कि ये सारी चीज़ें फॉर्म कैसे हुई। ठीक है, तो अब स्टार फॉर्मेशन भी हमने देखा। स्टार फॉर्मेशन एक गैलेक्सीज में बहुत सारे स्टार्स होते हैं, अलग अलग गैसेस होती हैं इनमें। ठीक है, इनका जो रिकॉर्ड है दैट इज 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो, 13.7 बिलियन अगो आपका यूनिवर्स है, और यहाँ पे 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो आपकी हिस्ट्री है स्टार्स की, यानी स्टार इतने साल पुराने बनने शुरू हुए। ठीक है, अब आपका आता है प्लैनेट फॉर्मेशंस। ठीक है, प्लैनेट फॉर्मेशन और रेस्ट ऑफ द चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, नहीं आया है तो आप लोग वापस एक बार पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।